Hello students, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor IPM, PhD Education, Class B.Ed Second Year, Subject Assessment for Learning, Topic Introduction of Syllabus, Lecture First। तो जैसा कि स्टूडेंट आज का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर में आपको जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसके बारे में मैं आज आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि इसमें सिलेबस में जो हमारे बीएड के कैरिकुलम में कौन कौन सा पार्ट है, कौन सा सिलेबस है, जिसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। और क्योंकि जब तक हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर को या बुक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कैरिकुलम या उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किसका अध्ययन करना है और किस फील्ड के अंतर्गत करना है और क्या क्या उसके जो एजम्पशन हैं, क्या उनके आधार हैं, वो हमें सभी कुछ पता होना चाहिए। तो जैसा कि आज आपका यूनिट फर्स्ट है, मैं यूनिट वाइज आपको बताऊंगा। यूनिट फर्स्ट में जो पहला टॉपिक है वो इसमें मेजरमेंट है, असेसमेंट है एंड इवैल्यूएशन है। तो मेजरमेंट इसका वास्तव में असेसमेंट फॉर लर्निंग, मेजरमेंट इसका ये मुख्य टॉपिक है। और इसमें मेजरमेंट को हिंदी में बोलते हैं मापन, असेसमेंट मूल्यांकन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो और इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट आएगा, असेसमेंट आएगा, इवैल्यूएशन आएगा, टेस्ट असेसमेंट होगा और एग्जामिनेशन में फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और न्यू ट्रेंड्स में ओपन बुक एग्जामिनेशन, ग्रेडिंग सिस्टम, सीजीपीए जो हम जैसे 12th में जो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालते हैं, ये क्या होता है, सीबीसीएस क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। क्योंकि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के आधार पर भी हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के आधार पर सिलेबस देती हैं, उस आधार पर हमसे एग्ज़ाम लेती हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग, यानी फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके के जो ओवरऑल कैरिकुलम में इसमें आप यूनिट फर्स्ट में जो पढ़ोगे आप इसका अध्ययन करोगे। मापन क्या है, मापन का क्या यूज़ है और मापन का क्या महत्व है, और डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट है, ये भी इसमें आता है। सिंबल्स इन मेजरमेंट आता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के मेजरमेंट से संबंधित तथ्यों का अध्ययन आप इस यूनिट में करोगे। उसके बाद आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में असेसमेंट टूल के बारे में बताया जाएगा। असेसमेंट टूल में देखिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल, यानी कि गुणात्मक और परिमाणात्मक। देखिए जो मात्रात्मक होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है परिमाणात्मक। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स है, उनसे हम जैसे कि बीएड में हमारे यहाँ एक इंटेलिजेंस का चैप्टर है, बुद्धि से संबंधित चैप्टर है। उसकी बुद्धि से संबंधित बुद्धि की सृजनात्मकता के उनके बीच क्या संबंध है, या जो इस प्रकार की जो टूल्स हैं, यानी कि बुद्धि से संबंधित जो क्वेश्चन एयर तैयार किए जाते हैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। तो उन टूल्स के आधार पर हम अपने जो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इसमें आता है कंट्रैक्टिंग एंड अचीवमेंट टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे हम कोई किसी भी तथ्य को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमें उसमें क्या क्या कौन कौन से अमेंडमेंट करने हैं, क्या क्या हमें करना है, किन तथ्यों को लेना है, किन कंटेंट को डालना है, तो वो सारा हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उसके बाद एक इसमें आता है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस एंड ट्राई आउट, यानी कि हम जो भी हमें तथ्य लेना है उस तथ्य का हमको वेरिफिकेशन करना है और उसका एनालिसिस करना है, उनका विश्लेषण संश्लेषण की जो हम बात करते हैं वो हम इस आइटम एनालिसिस में पढ़ेंगे। उसके बाद एक आता है इसमें यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में देखिए ऑब्जेक्टिविटी आती है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। देखिए जब सबसे पहले आपने जो आइटम एनालिसिस पढ़ा था, पद विश्लेषण बोलते हैं ऐसे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पद विश्लेषण में पद कठिनाई और गति परीक्षण, स्पीड टेस्ट, ये और सूचकांक, इसकी बात हम पद विश्लेषण में पढ़ते हैं। परंतु उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जैसे हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिविटी को वस्तुनिष्ठता के नाम से जानते हैं और ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता के आधार पर, उसके बाद हम रिलायबिलिटी विश्वसनीयता पर चलते हैं और विश्वसनीयता के बाद हम जो आते हैं वो वैलिडिटी पर आते हैं
और वैलिडिटी के बाद हम जो आते हैं वो नॉर्म्स पर आते हैं। तो इन चारों के आधार पर हम पूरे अपने जो मीजरिंग पॉइंट हैं उनको तय करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी किसी भी तथ्य की शुद्धता को बताती है, रिलायबिलिटी उसकी वैलिडिटी, उसकी विश्वसनीयता को, किसी भी तथ्य की विश्वसनीयता का प्रदर्शन उसकी रिलायबिलिटी से होता है, और वैलिडिटी जो होती है उसकी वैधता कहलाती है कि वो कितना वैध है, यानी कि हम जब भी कोई भी शोध करते हैं वो शोध किन तथ्यों पर यानी वेरिएबल्स के आधार पर कितना वैलिड है। देखिए वेरिएबल्स जो पढ़ोगे आप अगले इनमें भी पढ़ते हैं, वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर और अस्वतंत्र चर जो होते हैं उनके बीच क्या संबंध है, उनको कैसे हल करेंगे, उनको क्या मानेंगे, यानी इस प्रकार का हल जो आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आप नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मानक यानी किन मानक के आधार पर कौन सा टेस्ट लगाया जाए या कौन सा वेरिएबल लिया जाए, उन नॉर्म्स का अध्ययन आप जो है इसके अंतर्गत करोगे। उसके बाद आता है इसमें एक यूनिट 4 में डाटा एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी है, जैसे आपने 10th में 12th में पढ़ा होगा मीड, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको हम 10th में पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम में भी हमारे यहाँ माध्य का है और मध्यमान है, बहुलक है, और इसमें फिर आवृत्ति है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, परसेंटेज है, उसका अध्ययन हम इसमें ही करेंगे, डाटा एंड मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में। क्योंकि ये इससे क्या होता है, जितनी भी हमारी कैलकुलेशन, जो भी हमारा स्टैटिकल पार्ट है, वो सारा हमारा स्टैटिकल पार्ट इसमें ही आता है, और इसी के आधार पर हमारे जो है सिलेबस के आधार पर ही हमारे क्वेश्चनों का डिवाइड, लगभग एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है। देखिए सभी यूनिट में से एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही, और जो हमारी लेंथी यूनिट है जैसे यूनिट 2 है उसमें से हमारे 2 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, और फर्स्ट में से भी आ सकते हैं, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है, परंतु एक एक तो कन्फर्म है, और उसके बाद 1.5 या 2 सवाल भी या क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हम जो बात करते हैं लास्ट में हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड कोरिलेशन। तो देखिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड कोरिलेशन कि मैं जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेंज के बारे में है, रेंज प्रसार क्या होती है, और क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड और परसेंटाइल यानी कि प्रतिशतांक क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, और कोरिलेशन क्या है यानी कि सहसंबंध क्या है, उसके मीनिंग क्या है, उसके टाइप क्या हैं, और उनको सहसंबंधों के आधार पर हम अपने प्रयोग जो हमारे हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल हैं, या जो हमारे अनुसंधान है, उन अनुसंधानों में कहाँ तक इनका यूज़ है, किस प्रकार इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर परसेंटाइल की बात करते हैं, आप परसेंटाइल की बात करते हैं तो परसेंटाइल में परसेंटाइल रैंक आती है, यूजेज ऑफ परसेंटाइल रैंक आती है, कैलकुलेटिंग परसेंटाइल आती है, जिसको शतांक बोलते हैं, शतांक की गणना हिंदी में शतांक बोला जाता है। और यदि आप जो है सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हो, सेंट्रल टेंडेंसी में तो मुख्यतः यही है कि कंप्यूटेशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा, कंबाइंड मीन, और यूजेस ऑफ मीन, यूजेस ऑफ मीडियन, मोड, और टाइप्स ऑफ मोड, क्रूड मोड, यानी कि इस प्रकार के आप बहुलक के प्रकार या उसकी विशेषताएं, इसका अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद यदि आप कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन सहसंबंध हो गया, अर्थ हो गया, सहसंबंध की दिशाएं हो गई, और कोरिलेशन में भी देखिए कोरिलेशन के फिर काइंड आ जाएंगे इसमें। कोरिलेशन के काइंड में कंप्यूटेशन ऑफ जैसे पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड है, या रैंक डिफरेंस मेथड है, ये सब आप इसमें कोरिलेशन में पढ़ते हैं। और इसमें एक एनपीसी पार्ट भी आ जाता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसमें कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी नेचर क्या है, और एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल कर्व क्या है, निगेटिव स्क्यूनेस क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है, या कुकुत्ता कुर्कुटोसिस जिसे बोलते हैं, कुर्टोसिस जिसे बोलते हैं, कुकुत्ता क्या है। तो इस प्रकार हम अपने सिलेबस को मोस्टली इन चैप्टरों के द्वारा कवर कर सकते हैं। थैंक यू।